हेलो बच्चों। हम लोग आज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा मानव के लिए क्या क्या प्रोडक्ट बनाया जाता है, क्या क्या उत्पाद बनाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कुल मिलाकर ये है कि सूक्ष्म जीव का ऐसा उपयोग करेंगे जो मानव कल्याण के लिए उपयोगी हो, मतलब ऐसा उत्पाद बनवाएंगे सूक्ष्म जीव से जो मानव कल्याण में यूज होती हो। और वो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़े ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में, तो इससे हम ये नहीं सोचेंगे कि सभी जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रोब्स या कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं, या उनका प्रोडक्ट जो हमारे लिए यूजफुल होगा या उपयोगी होंगे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, किसमें, ह्यूमन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में। ठीक है, क्लियर। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक टू बी डिस्कस्ड का मतलब ये होता है कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, तो इसको जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, मतलब होता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट इन, मतलब हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे हम लोग, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव का मतलब क्या है कि जो भी चीजें हम घर में उपयोग करते हैं, जैसे सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर दूध दही वगैरह का यूज करते हैं हम लोग, या इडली डोसा बनाने के लिए जो डो या जो आटे का यूज करते हैं वो उसके लिए, या जो जितने भी ब्रेड वगैरह जो बनती है उन सब का। तो कुल मिलाकर घर में जो उपयोग होने वाले प्रोडक्ट है या उत्पाद है, उसमें सूक्ष्म जीव किस प्रकार से अपना रोल प्ले करता है उसको जानेंगे। ठीक है, दूसरा जानेंगे हम लोग औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, मतलब ये है कि जितने भी उद्योग है, जितने भी इंडस्ट्रीज है, उनमें सूक्ष्म जीव का उपयोग करके क्या क्या उत्पाद बनाए जा सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एंटीबायोटिक्स वगैरह के बारे में जानना है। ठीक है, तीसरा है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, मतलब ये क्या है कि जितने भी सीवेज निकलते हैं, जो डेली वेस्टेज निकलते हैं, ह्यूमन एक्सक्रेटरा निकलते हैं घर से नालियों के द्वारा, उसमें सूक्ष्म जीव उसके उपचार में किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला है बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव, मतलब ये है कि जितने भी इनफ्लेमेबल जो गैस होती है, जैसे कि जो ज्वलनशील गैस है, मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज जो गैस है उसमें उसके उत्पादन में सूक्ष्म जीव किस प्रकार से अपना रोल प्ले करता है उसको पढ़ेंगे। उसके अलावा जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, तो जैव नियंत्रण कारक का मतलब ये होता है कि कोई दूसरे और भी जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं या जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सबको भी कंट्रोल करने वाले जो एजेंट्स है, उसमें माइक्रोब्स किस प्रकार से यूजफुल होती है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, तो इसमें सबसे फेमस एग्जाम्पल सुने रहते हैं राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम के अलावा नॉस्टॉक, एनाबिना, एसिलिटोरिया, ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव और हैं जो मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देती है। तो मृदा की उपजाऊ क्षमता जब बढ़ेगी तो फसल उत्पादन भी बढ़ने लग जाते हैं। तो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव के बारे में भी पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे चैप्टर में हमें इन 6 टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। ठीक, 6 टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला घरेलू उत्पादों में जो सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए इधर तो कुछ डायग्राम दिया है एनसीईआरटी ने स्टार्टिंग में, उन डायग्राम को जानते हैं कि इस डायग्राम को देखकर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं उसको भी जानते हैं हम लोग। तो देखो इधर ये जो दिख रहा है बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है, वो भी बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया जो है ना अलग अलग शेप, अलग अलग आकार के दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जो दिखाई दे रहा है कौन सा शेप का दिखाई दे रहा है, छड़ शेप का, मतलब ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और इसका नाम होता है बैसिलस। बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप्ड दिखाई देता है, देखो रॉड के जैसे दिखाई दे रहे हैं। और देखो इसको छड़ के आकार के बैक्टीरिया, जीवाणु छड़ के आकार के का है, इसको 1500 गुना आवर्धित किया गया है, मैग्निफिकेशन, मतलब मैग्नीफाइंग किया गया है, मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग किया गया है। क्या ये माइक्रोस्कोपिक व्यू होते हैं इसके, मतलब माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। और इसको कितने गुना आवर्धित करके दिखाया गया है, 1500x का मतलब होता है 1500 गुना इसको क्या किया गया है, आवर्धित किया गया है। ठीक है, तो ऐसा दिखाई देता है हमें। ये वाले को भी देखो, जीवाणु क्या है, गोलाकार, तो ये भी 1500x आवर्धित है, तब जाके ये दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि माइक्रोब जो होती है खुली आंखों से दिखाई नहीं देती, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। ठीक है, और देखें एक छड़ के आकार का जीवाणु जो कसाबिका फ्लैजिला दिखा रहा है 50,000x आवर्धित है, मतलब ये है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है ये, लेकिन इसमें चलने के लिए
देखो इस बैक्टीरिया में तो कोई ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर जो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वैसा टाइप का तो दिख नहीं रहा है, मतलब इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर ऐसा बस बना हुआ है, ठीक है। जबकि इस बैक्टीरिया में ऐसे जो ब्लू कलर के जो दिखाई दे रहे हैं वो होता है एक्चुअल में क्या, फ्लैजिला। और यही फ्लैजिला की वजह से वो क्या क्या दिखाए, यही फ्लैजिला की वजह से क्या होते हैं ये होते हैं मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है चलनशील होते हैं, चल सकते हैं, जबकि इन लोग होते हैं क्या, नॉन मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब होता है अचलनशील, अचल होते हैं मतलब चल नहीं सकते, जबकि इन लोग क्या होते हैं, चलनशील होते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लैजिला के बारे में बताया रॉड शेप्ड बैक्टीरिया में। तो ऐसे डायग्राम देख के पूछेंगे कि कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है, तो बताना है हमें कि ये वाले जो होते हैं बैसिलस रॉड शेप्ड होते हैं, जबकि इनको हम बोलते हैं क्या, कोकस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोकस। और ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल का मतलब गोलाकार दिखाई देता है, ये गोलाकार दिखाई देता है, कोकस नाम होता है इसका, ठीक है। तो ये जानते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा से डायग्राम हम लोग पहले भी देखे रहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा में पढ़े रहते हैं हम लोग इन सब के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। तो जो किंगडम मोनेरा में आने वाले जितने भी बैक्टीरिया उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके रहते हैं। सेल बायोलॉजी जो रहता है उसमें भी हम लोग कुछ जानते हैं कि फ्लैजिला के बारे में, और भी जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उन सब के बारे में हम लोग देख चुके रहते हैं, ठीक है। इसके आगे और देखें। इसके बाद में अगला जो दिया गया है ये डायग्राम जो है पूरा, ये किसका है, वायरस का। तो वायरस में देखो एक वाला क्या है, एक जीवाणु भोजी है। जीवाणु भोजी का मतलब क्या, ये जो है ना बैक्टीरियोफेज होती है, मतलब जब भी कोई वायरस कोई बैक्टीरिया को अटैक करता है, जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है मतलब इसके ऊपर अपना जीनोम को डाल देगा, मतलब वायरस से जीनोम जो है किसमें आ जाएगी, इस बैक्टीरिया में जब आ जाएगी तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज, या तो फिर बोलते हैं जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इस जीवाणु भोजी में होता क्या होगा, तो इसमें देखें कि ये जो जीवाणु भोजी रहती है, वायरस के पास में दो ही चीज होती है, एक होता है प्रोटीन का कोट, प्रोटीन का आवरण रहता है, दूसरा इस वायरस के पास में जीनोम होती है। तो वायरस के पास मान लो आरएनए जीनोम है, तो ये आरएनए इस बैक्टीरिया के अंदर आ गया और अपना मनमर्जी चलाने लग गया, मतलब इस आरएनए के हिसाब से क्या बनने लग जाएंगे, डीएनए बनेंगे, फिर डीएनए आरएनए बनाएगा और आरएनए से फिर क्या बनेंगे, प्रोटीन। तो कुल मिलाकर इस बैक्टीरिया के ऊपर हक किसका हो जाएगा, वायरस का। तो वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो एक जीवाणु भोजी होती है, इसमें अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये वाला पोर्शन क्या, हेड है इसका, ये वाला कॉलर है, फिर टेल है, फिर इसके बाद में प्लेट बनी हुई है एक, और उसके बाद पिंस है, पिंस, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, फ्रॉन्ग्स है। मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे कोई ऑर्गेनिज्म या कोई प्रकार के जीव को क्या करेगा, ये इन्फेक्शन करेगा, तो इन्हीं के माध्यम से वो जुड़ती है, पिंस के माध्यम से, फ्रॉन्ग के माध्यम से। तो ये प्रॉपर इसमें हेड, कॉलर, टेल, प्लेट, ये सब चीज बनी हुई रहती है। और ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि इसका डायग्राम देके इसका लेबलिंग वाले क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेबलिंग वाले क्वेश्चन को हमें जानना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। और वैसे भी हम याद रख सकते हैं, आउटर ऊपर साइड में, अपर साइड में हेड रहता है, बीच में कॉलर रहते हैं, उसके बाद में टेल है, टेल के बाद में प्लेट बनी हुई है, प्लेट में पिंस लगे हैं, और इसी में प्रॉन्ग्स ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। तो एक इसका स्ट्रक्चर है जीवाणु भोजी का। इसके बाद में देखते हैं दूसरा कौन है, एडिनो वायरस। तो एडिनो वायरस जो श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। डायग्राम में भली दिया है लेकिन यहाँ पर लिख के दिए हैं कि एडिनो वायरस जो होती है वो क्या करती है, कौन से प्रकार का संक्रमण करती है करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कौन से प्रकार का संक्रमण करती है, ये श्वसन संक्रमण का कारण बनती है। कौन से संक्रमण का, श्वसन, मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करती है कौन, ये एडिनो वायरस जो है, ठीक है, क्लियर। इसके आगे और देखें, अगला है टीएमवी वायरस का, है ना, कॉम्पैक्ट रॉड शेप्ड वायरस होते हैं, छड़ के आकार का तंबाकू मोज़ेक वायरस। तो इसको हम लोग बोलते हैं टीएमवी वायरस, मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस। और इसको लगभग कितने गुना आवर्धित करके दिखाया गया है, देखो तो 1 लाख से लेकर 1,50,000 गुना इतना। और ये सब चीज को आवर्धन किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो इसमें 1,000 से लेकर 1,50,000, 1 लाख से लेकर 1,50,000 गुना आवर्धित किया गया है, ठीक है। तो याद रखना, इसको भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि एडिनो वायरस कहाँ का संक्रमण करता है, कहाँ को संक्रमित करता है। तो कहाँ को करता है, ये श्वसन वाले भाग जो भी होते हैं, जो हमारे नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर पूरे लंग्स तक के भाग में से
श्वसन में जो भी इन्वॉल्व होते हैं, जो भी पार्ट में इन्वॉल्व होती है श्वसन में, उसको क्या करता है, संक्रमित करने का काम करता है। कौन? एडिनो वायरस जो है। तो ये वायरस के बारे में हो गया है ना, ये भी सूक्ष्म जीव है। इसके आगे और हम लोग देखें अगला है पेट्री डिश में बढ़ रहे जीवाणुओं की कॉलोनी। एक एक डिश है, एक प्लेट है पेट्री डिश। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग कल्चर मीडियम डाले हैं। यहाँ पर क्या है, कल्चर मीडियम है। कल्चर मीडियम वो होती है जिसमें बैक्टीरिया या कोई भी वायरस या फंजाई या हम बोल सकते हैं जो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराना चाहे ग्रोथ करा सकते हैं, वो कल्चर मीडियम होती है। तो जैसे पेट्री डिश में ना बैक्टीरियल कॉलोनी देखो बढ़ रही है लगातार। इसमें बैक्टीरिया का क्या होते जा रहा है, डिवीजन होते जा रहा है। तो बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ा रही है। कुछ समय के बाद में इसमें बैक्टीरिया की संख्या पूरा बढ़ जाएगी या पूरा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, इस टाइप का जो कॉलोनी दिखाई दे रहा है वो क्या है, फंगल कॉलोनी होती है। फंजाई अपना कॉलोनी अलग तरीके से बनाती है। तो पेट्री डिश में बढ़ रही कवक कॉलोनी, इसको हम लोग पेट्री डिश में न बढ़ाकर हम लोग ऐसे सामान्य दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई बचा हुआ खाना है, उसको हम लोग 2 दिन के लिए एक बंद पैक डिब्बे में यदि रख देंगे हम लोग, या साइड में पड़ा हुआ रहेगा, तो 2-3 दिन बाद यदि हम देखेंगे तो क्या होगा, उसमें फंजाई आ गई रहती है। तो फंजाई अपनी कॉलोनी बनाती है। तो कॉलोनी कैसे बनाती है, तो सबसे पहले वो बनाती है माइसेलियम, मतलब होता है एक जाल नुमा संरचना बनाती है। इसको कवक जाल बोलते हैं। ठीक है। एक मतलब माइसेलियम बनाती है। माइसेलियम ही पूरा धागे नुमा संरचना पूरा ग्रोथ करके क्या बना देती है, एक जाल बनाती है जिसको कवक जाल बोलते हैं, और आसानी से दिख भी जाती है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि फंजाई जो होती है माइक्रोस होती है, मतलब ये सूक्ष्म जीव है, दिखाई तो नहीं देते, लेकिन धीरे धीरे इसकी जब संख्या बढ़ जाती है, बहुत सारी हो जाती है, तो दिखाई देने लग जाती है। तो ये बात भी याद रखना कि पेट्री डिश में बढ़ रही कवक कॉलोनी होती है। तो ये कवक कॉलोनी का डायग्राम है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो इसको देंगे, तो उसके बाद बना देना है इसको। ठीक है, क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसके आगे देखें अगला है, अब हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला टॉपिक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का। क्या कि घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव किस प्रकार से अपना रोल प्ले करती है। ठीक है। घरेलू उत्पाद का मतलब जो हम लोग घर में यूज करते हैं, उन्हीं सब प्रोडक्ट के बारे में। तो देखो ये जो आदमी है दही खा रहा है, यहाँ पर दही बना हुआ भी दिखाई दे रहा है, और दही में जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया है ना, उसका भी डायग्राम यहाँ पर दिया है। तो पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन है, तो यहाँ पर लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस। और हम पहले ही जानते हैं बैसिलस जो होती है वो कौन शेप्ड होती है, तो इन लोग होती है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होती है। ठीक है, रॉड के जैसा दिखाई दे रहा है देखो। तो यहाँ देख सकते हैं, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, यही क्या करती है, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट कर देती है। तो इसका काम क्या होता है, मिल्क से किस में कन्वर्ट कर देना, कर्ड में। कर्ड का मतलब होता है दही। तो यही काम करती है कौन, लैब बैक्टीरिया। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, क्या होती है दही में और क्या क्या चीजें रहती है, इसके बारे में देखते हैं इधर। ठीक है, इधर देखें घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव में पहला जो हमारा घरेलू उत्पाद जो बनता है ना, उसको हम देखते हैं। तो पहला घरेलू उत्पाद क्या है देखो, तो ये लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया जीवाणु होती है जो मिल्क से किस में बदल देती है, मिल्क को किस में बदल देती है ये, तो मिल्क को बदलती है ये किसमें, कर्ड में। कर्ड मतलब होता है दही। कौन सी बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस बोल सकते हैं। तो ये पहला उत्पाद जो मिलता है हमें कर्ड के रूप में, वो क्या होता है, सूक्ष्म जीव की क्रिया द्वारा बनती है ये प्रोडक्ट। तो लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड जीवाणु जो होती है, वही क्या करती है, दूध को क्या कर देती है, लैक्टिक एसिड मतलब कर्ड में बदल देती है। ठीक है। तो आगे देखिए इसमें क्या होता है, यह एसिड अम्ल, क्योंकि लैक्टिक एसिड है तो एसिड है मतलब अम्ल है, उत्पन्न करते हैं, दूध को दही में बदल देते हैं, जो दूध के प्रोटीन को जमा देता है और आंशिक रूप से पचाता है। ठीक है। प्रोटीन को आंशिक रूप से डाइजेस्ट करता है, ना कि पूरा पूरा डाइजेशन कर देगा तो जो इसको खाएगा उसके पास में कोई प्रोटीन ही नहीं मिलेगा उसको। तो क्या करेगा, दूध के प्रोटीन को ना क्या करेगा, जमाएगा, और क्या करेगा, आंशिक रूप से पचा देता है, उसको डाइजेस्ट भी कर देगा। ताजे दूध को लैब बैक्टीरिया युक्त कुछ दही मिलाकर दही में बदला जा सकता है। यह विटामिन B12 को भी बढ़ाता है, पेट में लैब रोगजन को पैथोजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। देखो क्या है, अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या किया, इसने क्या किया, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट हुआ। अब ये कर्ड को जो खाने वाले हैं, दूध मतलब ये दही को जो खाने वाले लोग हैं, उसमें कुछ तो फायदा करता होगा ये। तो ये दही जब खाते, दही में मिला के इसको खाते हैं,
चावल में या कुछ में जब हम दही को खाते हैं तो क्या होगा, इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिलती है वो मिलती है विटामिन B12। विटामिन B12 मिलता है इससे। तो विटामिन B12 कैसे मिलेगा, तो उसका हम जानते हैं विटामिन B12 को मिलाने के लिए यहाँ पर रहते हैं हमारे पास में ई कोलाई, जो दही में मौजूद विटामिन B12 को क्या करते हैं, अवशोषित करेंगे और अवशोषित करके ब्लड में मिक्स कर देते हैं। मतलब ये है कि ह्यूमन के बॉडी में क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बॉडी में डाल देंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, तो जो विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग होते हैं ना, जैसे कि परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया जो होती है, परनीसियस एनीमिया, उसको दूर किया जाता है। तो परनीसियस एनीमिया के सिम्टम्स वगैरह क्या है, तो जो बाल वगैरह जो हो जाती है अर्ली एज में पकने लग जाते हैं, बाल जो है व्हाइट होने लग जाते हैं, बाल क्या होने लग जाती है, सफेद या तो फिर व्हाइट बोल सकते हो, व्हाइट होने लग जाती है। तो उस टाइम में उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है दही खाने से ये बाल जो व्हाइट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो सकता है। दूसरा, ये जो परनीसियस एनीमिया होती है, इसमें जो आरबीसी के जो भुरभुरेपन में वृद्धि हो जाती है, मतलब ये है कि आरबीसी पूरा डार्क नहीं रहता, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है कम हो जाती है, इसकी वजह से भुरभुरापन हो जाता है, उसको भी दूर करती है कौन, विटामिन B12। तो विटामिन B12 कहाँ से मिल रहा है, दही से। तो इसको अवशोषित करने में कौन मदद कर रहा है, ई कोलाई मदद कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया जो होती है दही द्वारा हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो उसमें विटामिन B12 को अवशोषित करने की, विटामिन B12 की मात्रा रहती है, और उसको अवशोषित करने की मात्रा किसमें रहती है, ई कोलाई में। और इसके अलावा ये क्या करती है, हमारे अंदर जो रोगजनक पैथोजन वगैरह जो रहते हैं, पैथोजन, तो पैथोजन की वृद्धि को भी क्या करती है, कि वृद्धि, पैथोजन की वृद्धि को भी क्या कर देती है, ये रोकती है। ठीक है, तो ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो डेली वेजेस में देखा जाए तो हम दही का उपयोग कर सकते हैं, और दही के उपयोग करने से इन सब के अलावा हमें एक चीज और मिलती है, वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम भी मिलती है जो हड्डियों के लिए या मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए बहुत जरूरी आयन है, तो इसकी भी मात्रा की पूर्ति होती है। और पैथोजन जो रोग संबंधित पैथोजन है उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। विटामिन B12 वगैरह भी मिलता है इससे। तो जो अर्ली स्टेज में बाल वगैरह सफेद हो रहे हैं उसको भी ठीक किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर दही खाने के बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, और डेली यूजेज में यदि हम उसको लेते जाएंगे तो डाइजेशन भी अच्छा इंप्रूवमेंट रहेगा। मतलब पूरी तरीके से जो जितने भी आहार लेते हैं हम लोग खाने में, वो सब पूरा डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर दही खाने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो ये सब चीज़ कैसे बनती है, क्या होता है, वो सब के बारे में हम लोग जान चुके कि कौन बनाती है। ठीक है, तो देखो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस को हम लोग को याद रखना है। यही क्या करती है, मिल्क से, है ना, दही में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। विटामिन B12 के बारे में भी जानना है तो इसके बारे में भी हम लोग बता चुके हैं ना, इसके बारे में पढ़ चुके कि विटामिन B12 को कैसे अवशोषित किया जाता है बॉडी में। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है। तो दही खाने के बहुत इंपॉर्टेंट फायदे ये है कि डाइजेशन इंप्रूवमेंट करता है, दूसरा विटामिन B12 मिलती है, तीसरा कैल्शियम वगैरह की भी आपूर्ति होती है। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके, तो इसके आगे और देखते हैं। अगला है घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। घरेलू उत्पाद यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, है ना, जैसे कि इसमें डोसा दिखाई दे रहा है, डोसा इडली वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और ये सब चीज़ क्या, ये आटा है ये, और ये क्या है पता नहीं ये क्या है। तो देखते हैं इसमें गूथे हुए आटे, है ना, गूथे हुए आटे डो में जीवाणु किण्वन अवायवीय श्वसन का उपयोग डोसा इडली आदि जैसे खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो डोसा इडली जो है बेसिकली साउथ इंडिया तरफ सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो नाश्ता है बोला जाए तो वही है क्या, कि डोसा और इडली वहीं के ओरिजिन है, वहीं से ही बनाया जाता है। तो वहीं से ओरिजिन हुआ था और पूरे भारत में फैल गया, और इसको हम लोग भी यूज़ करते हैं, आज सभी जगह लगभग यूज़ होते रहता है। ठीक है, तो इसमें जो पाए जाने वाले जीवाणु है क्या करते, किण्वन करते। किण्वन का मतलब होता है अवायवीय श्वसन। इसके बारे में हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में पढ़े भी रहते हैं कि अवायवीय श्वसन जब भी होती है तो अवायवीय श्वसन के टाइम में, मतलब उसको किण्वन बोलते हैं हम लोग, उस टाइम में क्या होता है, तो उस टाइम में जो ग्लूकोज रहती है ना वो पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाती C6H12O6, मतलब इसका ना पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, तो ये टूटेगा, किण्वित होगा, और किण्वित होकर एक तो एथेनॉल बनाने में यूज होता है और दूसरा जो यूज होता है लैक्टिक एसिड बनाने में। तो इसका किण्वन होगा, और किण्वन होने की वजह से यहाँ से पूरे ATP नहीं मिल पाता,
और कुछ ही एटीपी मिल पाती है और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी रिलीज होती है और कुछ मात्रा में ये ब्रेक डाउन होगा और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाती है। तो किण्वन का मतलब वही है कि प्रोडक्ट बनाना, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एटीपी भी रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होते हैं। तो अवायवीय श्वसन में मतलब जीवाणु द्वारा किण्वन किया जाता है यहाँ पर, का उपयोग डोसा, इडली आदि जैसे खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। अब याद रखना कि गूथे हुए आटे में किसके द्वारा किण्वन किया जाता है करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो किसके द्वारा? तो जीवाणु द्वारा किण्वन किया जाता है। यहाँ पर यीस्ट द्वारा किण्वन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ईस्ट द्वारा किण्वन रहता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी द्वारा। तो क्या बनता है? बेकर ईस्ट बोलते हैं या तो ब्रीवर्स ईस्ट, उससे एल्कोहल वगैरह बनती या एथेनॉल बनती, लेकिन जीवाणु द्वारा किण्वन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जीवाणु द्वारा किण्वन होती है तो उससे उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन बोलते हैं। तो इसका उपयोग क्या क्या बनाने में किया जाता है? डोसा, इडली बनाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि डोसा, इडली बनाने के लिए जो गुथे हुए आटा या डो का उपयोग किया जाता है वो किसके द्वारा किण्वित हुआ रहता है करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा किण्वित हुआ है, ठीक है। ये बात याद रखना, क्लियर। इसके आगे और देखें, गूथे हुए आटे का फूला हुआ जो स्वरूप होता है, फूला हुआ भाग, वो CO2 गैस के उत्पादन के कारण होता है ना। ये वाला लाइन याद रखना। देखना कभी कभी घर में जब कोई चीज को बनाया जाता है आटे से तो क्या करते हैं, आटे को पूरी तरीके से पानी के साथ में मिक्स करने के बाद में जो गुथा हुआ आटा रहता है उसको कुछ समय के लिए छोड़ के रख दिया जाता है, ठीक है। तो जब कुछ समय के लिए छोड़ के रखते हैं तो वहां पर क्या होता है? बैक्टीरियल किण्वन होता है, बैक्टीरिया द्वारा किण्वन होगा और वो जो आटा रहता है ना सॉफ्ट बन जाता है। तो सॉफ्ट बनने का रीजन क्या है? वहां पर ना CO2 गैस का प्रोडक्शन होने लग जाता है। अभी बताया यहाँ पर CO2 गैस निकलने लग जाती है, ठीक है। तो गूथे हुए आटे का फूला हुआ जो रूप है उसमें CO2 गैस के उत्पादन के कारण होता है। तो जब भी आटा फूला हुआ दिखाई देगा तो उसमें क्या रहती है? CO2 गैस रहती है। जैसे इसमें भी देख सकते हैं, इडली में, इडली भी फूला हुआ रहता है, बीच बीच से पोर्स रहते हैं। तो वो फूला हुआ भाग किसकी वजह से, कौन सी गैस की वजह से? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, ठीक है, क्लियर। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। इसके आगे और देखते हैं। अगला है घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव में ईस्ट के बारे में जानना है हमें। किसके बारे में जानना है? ईस्ट। ईस्ट जो होती है, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं ईस्ट क्या होती है। तो ईस्ट के बारे में कोई भी बात है ना बताने से पहले हमें एक बात याद रखना है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो ईस्ट जो होती है इसके बारे में बताया गया है कि ये पहले बात तो एक कोशिकी जीव होती है, एक कोशिकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा, इसमें माइसीलियम नहीं बनती, और माइसीलियम नहीं बनती क्यों? क्योंकि ये कवक, देखो ईस्ट क्या है? एक कवक। तो कवक में होना चाहिए इसको तो बहुकोशिकी होना चाहिए, लेकिन ये होती है क्या? एक कोशिकी। दूसरा, कवक की क्या खास बात रहती है कि माइसीलियम बनाती है, लेकिन ये वाले जो है माइसीलियम नहीं बनाती, नहीं बनाती कवक। एक टाइप का कवक है जो माइसीलियम नहीं बनाती, नहीं बनाती है, और एक कवक जाल वगैरह नहीं बनाते। तो ईस्ट जो होती है कवक ही है, लेकिन ये कवक जो है एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि कवक में क्या आते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं कवक, लेकिन यही बस क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कौन? ईस्ट। तो ईस्ट के बारे में जानते हैं हम लोग। तो इसमें देखें, बेकर का ईस्ट, बेकर ईस्ट का उपयोग, बेकर का ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसका उपयोग आटे डो को किण्वित करके ब्रेड बनाने में किया जाता है। देखो, इटली डोसा का जो डो था, आटा, उसको किससे किण्वित करा रहे थे? बैक्टीरिया से, जीवाणु से। जबकि यहाँ का जो आटा है ना, उसका उपयोग हम लोग किसके लिए करा रहे हैं? किण्वित होने के लिए करा रहे हैं। लेकिन इस बार किसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग? ईस्ट का उपयोग कर रहे हैं। तो ईस्ट होता है फंजाई या कवक। तो कवक द्वारा इसको क्या करवाया जा रहा है? किण्वित कराया जा रहा है। तो इस ईस्ट का क्या नाम है? तो इसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, क्योंकि ये बेकरी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जहां पर ब्रेड बनती है। यहाँ पर ब्रेड का डायग्राम देखो, देख सकते हैं। ये जो ब्रेड बनती है, जितने भी ब्रेड बनते हैं वो ब्रेड इंडस्ट्री में सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी नाम के ईस्ट का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको बेकर ईस्ट बोला जाता है। बेकर ईस्ट किसको बोला जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को क्या बोलते हैं? बेकर ईस्ट बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि ब्रेड इंडस्ट्री में जब यूज किया जाता है इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्या? बेकर ईस्ट। इसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी है, ठीक है। इसके आगे और देखें। अगला है, ये देखो, ये डायग्राम से हम देख सकते हैं कि किसके बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। ये जो है टोडी है, टोडी।
टोडी मतलब ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, इन लोग क्या करते हैं, जितने भी लोग का मतलब ये है कि सभी के सभी लोग यूज नहीं करते। देखो ये पाम ट्री है ये, ठीक है, पाम का मतलब होता है ये ताड़ वृक्ष होती है, ताड़। तो ये जो टोडी होती है ना, ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, एक टाइप का पेय पदार्थ। इसको ताड़ के रस सैप को किण्वित करके बनाई जाती है। अब देखो क्या है, यहाँ पर इस पेड़ के ऊपर में एक इंसान है ना, ऊपर में है ये, और ये अपने पास में क्या लेके गया है, एक मटका लेके गया है, ठीक है। क्या करते हैं, उस मटके को लटका दिया जाता है, ऐसे कट लगाते हैं पेड़ के ऊपरी वाले भाग में, और वो मटके को क्या कर देते हैं, लटका दिए रहते हैं। और सुबह जब जाते हैं तो पूरा मटके के अंदर में एक सैप भरा हुआ रहता है, रस भरा हुआ रहता है। तो ताड़ के रस जो होती है ना, उसी को किण्वित करा के इसको बनाया जाता है, किसको, टोडी को, ठीक है। तो टोडी जो मिलती है ट्रेडिशनल ड्रिंक है, मतलब एक प्रकार का पेय पदार्थ। इसको कौन से वृक्ष से निकाला जाता है अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो कौन से वृक्ष से निकालते हैं, ताड़ के वृक्ष के रस से निकाला जाता है टोडी, ठीक है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग मछली है ना, इसके अलावा और भी देखें, इस टोडी का उपयोग तो हम लोग जान गए, तो किण्वित करा के किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है, साउथ इंडिया वाले तरफ, इंडिया वाले भागों में बहुत ज्यादा होता है। भारत में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग राज्य है, तो साउथ इंडिया वाले तरफ जितने भी राज्य हैं, जैसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह, तो ये सब जगह में इसका उपयोग किया जाता है ना, पीने के लिए पेय पदार्थ के रूप में, ठीक है। इसके अलावा और देखें कि सूक्ष्म जीव का उपयोग और क्या चीजों के लिए करते हैं, तो इसका उपयोग मछली, सोयाबीन और बांस के प्ररोहों, मतलब बेम्बू शूट्स वगैरह को किण्वित करने और पनीर बनाने के लिए भी किया जाता है। देखो मछली, सोयाबीन और तीसरा बांस के जो करील वाला भाग रहता है उसको करने के लिए, देखो यहाँ पर है ना डायग्राम भी दिखाया गया है। फर्मेंटेड फिश को फर्मेंटेड किया गया है ताकि वो बहुत लंबे समय तक ताज़ा बनाया जा सके उसको। दूसरा होता है फर्मेंटेड बेम्बू शूट होता है, इसको भी फर्मेंटेशन कराया जाता है। और फर्मेंटेड सोयाबीन्स वगैरह, देखो यहाँ से देख सकते हैं किण्वित इसको कराए हैं, तो ऐसा टाइप का दिखता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव का उपयोग मछली, सोयाबीन और बांस के प्ररोहों के अलावा और क्या बनाने में किया जाता है, तो पनीर बनाने में किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट डिश रहता है ना पनीर, क्योंकि इसमें से प्रोटीन मिलता है, ऐसा करके सुने रहते हैं तो पनीर खाने चले जाते हैं, है ना। तो पनीर बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीव का किया जाता है। इसमें आगे देखें, अब देखते हैं पनीर, कौन कौन से पनीर को खाया जाता है और क्या क्या चीज होती है उसको भी जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो पनीर आता है वो क्या है, स्विस चीज, मतलब स्विस पनीर होता है पहले नंबर का पनीर। दूसरा नंबर का जो पनीर होता है कौन सा, रॉक्यूफोर्ट पनीर होता है। और एक और पनीर के, चूंकि एनसीईआरटी सिर्फ 2 के बारे में बताया, एक और हम जानते हैं हम लोग, कैमम्बर्ट पनीर, या चीज बोलते हैं इसको, कैमम्बर्ट, ठीक है। स्विस चीज जो होती है ना, इसको बनाया जाता है किण्वन द्वारा ही बनती है। तो कौन से, इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, तो उसको याद रखना, प्रोपियोनी प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई, सार्मनी या सार्मेनाई भी बोलते हैं इसको, सार्मनी के द्वारा क्या किया जाता है, किण्वित कराकर बनाया जाता है, किसको, स्विस चीज को, स्विस पनीर को, ठीक है। दूसरा रॉक्यूफेड जो पनीर होते हैं, रॉक्यूफेड चीज, इसको बनाया जाता है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी द्वारा, रॉक्यूफोर्टी नाम के फंजाई द्वारा बनाया जाता है ना, इसको याद रखना। पेनिसिलियम वर्ड आ गया तो फंजाई होती है, रॉक्यूफोर्टी द्वारा बनाया जाता है। जबकि ये क्या है, बैक्टीरियम वर्ड है, मतलब इस चीज को बनाया जाता है बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन के द्वारा, जबकि रॉक्यूफोर्ट को बनाया जाता है किसके द्वारा, पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी नाम के फंजाई के द्वारा किण्वित करा के बनाया जाता है। इसके अलावा और भी देखें, कैमम्बर्ट जो पनीर होता है इसको भी बनाया जाता है पेनिसिलियम पेनिसिलियम कैमम्बर्टी नाम के, देखो पेनिसिलियम जब भी आता है तो ये भी क्या होती है, फंजाई ही होती है। तो 3 टाइप के यहाँ पर क्या है, पनीर के बारे में बता रहा हूं मैं, जिसमें से स्विस चीज है ना क्या होते हैं, हार्ड रहते हैं, हार्ड। और रॉकीफोर्ड जो चीज होते हैं वो होते हैं सेमी हार्ड। और जो कैमम्बर्टी जो रहती है उन लोग क्या, वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है।
तो मतलब हार्डनेस की बात करें तो क्या होता है, ये अलग अलग होते हैं। तो इसको भी याद रखना है क्या, कि स्विस चीज जो होती है वो हार्ड होती है, या सेमी हार्ड भी बोल सकते हैं, तो सेमी हार्ड से हार्ड रहती है उसके बीच में। दूसरा रहती है रॉकीफोर्ड जो सेमी हार्ड रहती है, और जो कैमेम्बर्टी होती है उन लोग क्या होते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, बहुत सॉफ्ट पनीर होती है ये। ठीक है, तो पहले बात तो ये किसके किण्वन से बनती है ये जान गए, तो ये बैक्टीरिया के किण्वन से बनती है स्विस चीज। जबकि रॉकीफोर्ड पनीर और कैमेम्बर्टी पनीर जो होती है किससे बनती है, फंजाई के किण्वन से बनती है। यहाँ पर प्रोपिनियोबैक्टीरियम सार्मेनाई का डायग्राम भी दिया है, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी का। देखो हम जिसको पढ़ रहे हैं उसको हम देखेंगे तो हमारे जल्दी याद रहेगा कि क्या चीजें होती है एक्चुअल में जो किण्वित कर रही है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा किण्वित हो रही है, और ये क्या है, फंजाई है, इसके द्वारा किण्वन होता है। तो ये दोनों का डायग्राम दिया है, और दोनों को ही एनसीईआरटी ने बताया है दोनों के बारे में। तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग, क्या है। स्विस पनीर में प्रोपिनियोबैक्टीरियम सार्मेनाई एक जीवाणु द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि इसमें क्या होती है एक्चुअल में, कि जो बड़े ऐसे ये बना हुआ रहता है तो इसमें बड़े बड़े ऐसे छिद्र पाए जाते हैं ऐसे पनीर में, इस पनीर में। तो ये जो बड़े बड़े जो छिद्र है वो छिद्र आता किसकी वजह से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होने की वजह से आती है। ये वाला लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, तो याद रखना है कि ये स्विस चीज जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण ही इसमें बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि स्विस चीज में जो बड़े बड़े छिद्र उत्पन्न होते हैं वो कौन सी गैस के उत्पन्न होने के कारण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन के कारण ही बड़े बड़े छिद्र होते हैं। ये वाला लाइन से क्वेश्चन आया है, तो उसमें SO2 लिख दिए थे उन लोगों ने। ठीक है, जब क्वेश्चन दिए थे तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं था, वो रॉन्ग स्टेटमेंट था। तो याद रखना आपसे कि प्रोपिनियोबैक्टीरियम सार्मेनाई द्वारा, एक जीवाणु द्वारा जो किण्वित कराया जाता है उससे जो बनती है स्विस चीज पनीर, और उसमें जो बड़े बड़े छिद्र आते हैं कौन सी गैस की वजह से आते हैं, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बड़े बड़े छिद्र होते हैं। वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। इसके बाद में देखें, और रॉकीफोर्ड जो चीज होती है विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि से परिपक्व होते हैं जिसमें विशेष सुगंध आते हैं। देखो रॉकीफोर्ड जो पनीर होती है, एक इसमें स्मेल भी बहुत अच्छा वाला आता है ना, मतलब इसमें स्मेल आते रहते हैं, इसको देख के ही खाने का मन करने लग जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्मेल अच्छा आ रहा है इसका। तो रॉकीफोर्ड पनीर जो होती है इसमें अच्छा विशेष सुगंध आते हैं, क्यों, क्योंकि पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी नाम के फंजाई या कवक के द्वारा क्या होती है, इसको क्या होती है, इसमें किण्वन होती है। ठीक है, और ये कैमेम्बर्टी का भी बता दिया है ना, कैमेम्बर्टी कैमेम्बर्ट पनीर होते हैं, है ना, यहाँ पर कैमेम्बर्टी पनीर। ठीक है, तो ये सब चीज को याद रखना है। तो ये भी हम याद रख सकते हैं, सेमी हार्ड, हार्ड और सॉफ्ट वगैरह जो रहती है उसको। तो स्विस चीज हार्ड होते हैं, रॉकीफोर्ड पनीर जो होते हैं सेमी हार्ड, और कैमेम्बर्टी वाले सॉफ्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल से पनीर के बारे में समझ आया होगा कि ये भी क्या होती है, किण्वन के द्वारा ही बनाया जाने वाला प्रोसेस है। उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं कौन, तो सूक्ष्म जीव इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके आगे देखें। और तो पहला हम लोग हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाने, जैसे कि सबसे पहला हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में जाने, दूध से दही में जो बदलती है उसके बारे में। उसके अलावा हम लोग इडली डोसा वगैरह के बारे में जाने, डो के बारे में उसके अलावा और भी जो बेकर ईस्ट के बारे में हम लोग जाने, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो होती है इसमें ब्रेड वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। एक पाम ट्री के बारे में जाने जिसमें से टोडी ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया, इसके बारे में भी हम लोग जाने। इसके अलावा पनीर वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, साथ में मछली, सोयाबीन वगैरह, और बैम्बू जो सूट्स होते हैं, मतलब उसका कर्नल्स बोलते हैं, वो सब को भी किण्वित कराने के लिए सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, ताकि वो लंबे समय तक बने रहे या लंबे समय तक उसको खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पनीर के बारे में भी देखें, अलग अलग टाइप के पनीर, स्विस चीज वगैरह। तो प्रोपिनियोबैक्टीरियम सार्मेनाई के द्वारा होता है ये स्विस चीज जो है किण्वित। तो उसके द्वारा जो किण्वित कराया जाता है उस टाइम में CO2 गैस निकलने की वजह से बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं स्विस चीज में, और वो हार्ड रहता है। उसके अलावा एक और देखें, रॉकीफोर्ड पनीर वो सेमी हार्ड रहते हैं, और इसमें उसमें से एक विशेष टाइप की सुगंध आती है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक विशेष टाइप के सुगंध आने वाला जो पनीर है वो किससे बनाया जाता है, पूछ सकता है, या कौन सा पनीर आती है, तो रॉकीफोर्ड पनीर जो होती है वही। उसके अलावा एक और पनीर का नाम बताया मैं, कैमेम्बर्ट पनीर के बारे में। तो कैमेम्बर्ट पनीर को भी फंजाई के द्वारा क्या किया जाता है, किण्वित करा के बनाया जाता है। तो ये सब चीज जो होते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, मतलब घरेलू उत्पाद, घर में जो यूज होने वाले जितने भी उत्पाद है उनको बनाने के लिए किया जाता है, और जो भी हम लोग पढ़े घर में ही है ना, किसी न किसी के घर में लगभग यूज होते ही रहते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके आगे देखें,
माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, मतलब क्या है कि माइक्रोब्स का उपयोग हम लोग औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव का उपयोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं कि औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्मजीव क्या है, इसके बारे में देखें। तो देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फर्मेंटर। फर्मेंटर का मतलब होता है बड़े बड़े संयंत्र या पात्र बना हुआ है। देखो ये आदमी है, इस आदमी की तुलना में कितने बड़े बड़े संयंत्र लगे हुए हैं यहाँ पर। तो फर्मेंटर का कुछ डायग्राम दिया गया है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि फर्मेंटर क्या होती है। ठीक है भाई, देखो जाहिर सी बात है, जिसमें फर्मेंटेशन होता होगा वही तो फर्मेंटर है, मतलब जिसमें किण्वन होता होगा वही क्या है, किण्वक। तो देखें क्या होती है, यहां तक कि उद्योगों में भी सूक्ष्मजीवों का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है, जो कि मनुष्य के लिए काफी मूल्यवान होते हैं। मादक पेय तथा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक इसके कुछ उदाहरण हैं। मतलब देखो औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग दो उदाहरणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला मादक पेय पदार्थ। मादक पेय पदार्थ, इसका मतलब होता है एल्कोहल के बारे में बता रहा है। ठीक है, एल्कोहल। एल्कोहल बनाने के लिए मतलब एल्कोहल का जो उपयोग होता है या बनाने का जो मेथड है उसी को हम क्या बोलते हैं, मादक पेय पदार्थ बोलते हैं एल्कोहल को। और इसमें भी एल्कोहल बनाने में किसका यूज होता है, सूक्ष्मजीव का। ठीक है, और दूसरा एंटीबायोटिक्स मतलब होता है प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविकों के निर्माण में, प्रतिजैविक के निर्माण में है ना, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरा वाला पेन यूज करते हैं यहाँ पर। दूसरा है प्रतिजैविक के निर्माण में, प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स के निर्माण में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। तो औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव में क्या क्या आता है, एल्कोहल बनाने में और दूसरा एंटीबायोटिक्स बनाने में। ये दोनों इसके उदाहरण है, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्म जीवों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं। सीधी सी बात है। अब देखो कुछ माइक्रोब जो रहेंगे, जैसे माइक्रोब्स की संख्या मान लो 50 है या 100 है, तो वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। यदि हम लोग सूक्ष्म जीव की मात्रा को बढ़ा दिए, मतलब हम 1000 लीटर में सूक्ष्म जीव को तैयार कर दिए, मतलब 1 लाख 10 लाख 20 लाख सूक्ष्म जीव कर दिए, तो उनके द्वारा जो बनाया जाने वाला प्रोडक्ट होगा वो भी ज्यादा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि एक एक जो सूक्ष्म जीव होते हैं अपना अपना प्रोडक्ट बनाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो बहुत सारे रहेंगे तो ज्यादा बनेंगे। तो इसको जो बनाने के लिए जो बर्तन का यूज किया जाता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटर या किण्वक बोलते हैं। तो डायग्रामेटिकली बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा देंगे कि ये क्या चीज है करके, तो ये क्या होते हैं, फर्मेंटर होते हैं। फर्मेंटर वो है जिसमें सूक्ष्म जीवों को, पहले सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाया जाता है पहले तो। ठीक है, यदि सूक्ष्म जीव की संख्या बढ़ जाएंगे तो उससे जो बनने वाली प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो भी बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है भाई, जो चीज बनाता है जिस चीज को, वही चीज यदि ज्यादा नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा वो चीज। तो क्या होता है, कोई भी उत्पाद बनाने के लिए जो उत्पाद को बनाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी संख्या को बढ़ाना जरूरी है। तो उसकी संख्या को जो बढ़ाते हैं वही क्या है, फर्मेंटर या किण्वक होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखें दो चीज बनाया जाता है किण्वन करके या किण्वक के अंदर में। तो पहला चीज जो होता है किण्वित पेय पदार्थ जो बनाए जाते हैं उसको देखें। तो देखो सबसे पहला जो होता है डायग्राम दिया है किसका, ईस्ट का। दूसरा है माल्टेड सीरियल्स वगैरह, है ना, और इससे जो प्रोडक्ट बनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, उसको भी देखते हैं हम लोग। तो देखो ये सीरियल्स जो होते हैं, माल्टेड सीरियल का मतलब क्या होता है, ईस्ट के बारे में तो हम लोग जानते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो होती है, बेकर ईस्ट या ब्रीवर्स ईस्ट दोनों बोलते हैं इसको। इसके बारे में तो जानते हैं हम लोग कि कवक होती। ये क्या है, माल्टेड सीरियल। तो माल्टेड सीरियल का मतलब ये होता है कि जो अनाज होते हैं, अनाज जैसे कि गेहूं वगैरह, उसमें ग्लूकोज रहती है, तो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, तो एल्कोहल बनाने में किया जाता है, उसी को बोलते हैं माल्टेड सीरियल्स, है ना। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि देखो ब्रूअर्स ईस्ट या ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग माल्टेड अनाज या तो फिर फलों के रस, माल्टेड अनाज या तो फिर फलों का रस, माल्टेड अनाज जैसे कि एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जिसमें ग्लूकोज रहती है, जैसे गेहूं ले लिए यहाँ पर। माल्टेड अनाज और फलों के रस के किण्वन फर्मेंटेशन द्वारा पेय पदार्थों के उत्पादन में एथेनॉल बनाने के लिए किया जाता है। मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम पहले ही जानते हैं रिएक्शन को C6H12O6 में जब हम लोग ईस्ट को डालते हैं, तो ईस्ट यहाँ पर सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी वाला जो ईस्ट है, इसको हम लोग
बेकर ईस्ट के साथ साथ ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज को क्या करेगा, फर्मेंटेड करेगा और यहाँ पर बनाएगा क्या, एथेनॉल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एथेनॉल, C2H5OH एथेनॉल। इसके अलावा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, साथ में 2 ATP वगैरह भी बनते हैं। तो हमें ये वाला प्रोडक्ट चाहिए इससे, एथेनॉल। तो इसको बना कौन रही है? ईस्ट। तो ईस्ट का क्या नाम है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ही बनाती है इसको भी, इसीलिए इसका नाम है ब्रीवर्स ईस्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रीवर्स ईस्ट याद रख सकते हैं, ब्रीवर्स भी ईस्ट बोलते हैं। मतलब जो पेय पदार्थ बनाने के लिए जिस ईस्ट का उपयोग किया जाता है वही ब्रीवर्स ईस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें फलों के रस और क्या करते हैं, माल्टेड अनाज वगैरह का उपयोग करते हैं, तब जाके ये बनता है। तो उसमें देखें तो क्या क्या पेय पदार्थ जो बनाता है, एथेनॉल तो बहुत सारी चीजों में रहती है। तो एथेनॉल के परसेंट के हिसाब से क्या क्या नाम दिए गए उन सबको भी जानते हैं। तो सबसे पहला, वाइन और बियर का उत्पादन बिना आसवन के किया जाता है, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, अरक आदि का उत्पादन किण्वित सोरबे के आसवन द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि विदाउट डिस्टिलेशन जो बनाया जाता है बिना आसवन, बिना आसवन का मतलब, बिना आसवन का मीनिंग ये होता है कि इसमें एल्कोहल की मात्रा जो रहती है वो कम रहती है। एल्कोहल की मात्रा क्या रहेगी? कम। एल्कोहल कम रहता है और पानी की मात्रा जो रहती है, वाटर की मात्रा, वो क्या रहती है? ज्यादा रहती है। वाटर इसमें क्या रहेंगे? ज्यादा। तो ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं? तो 2 लोग होते हैं, बियर और वाइन, BW, विदाउट डिस्टिलेशन से बनते, विदाउट डिस्टिलेशन, BW, WD लिख सकते हैं या DW लिख सकते हैं। BW DW से याद रख सकते हैं, BW और DW। ठीक है, तो BW का मतलब बियर और वाइन जो रहती है वो बिना आसवन के बनाई जाती है, मतलब विदाउट डिस्टिलेशन से बनाई जाती है। जबकि बाकी लोग और भी जो रहते हैं, जैसे कि विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया, जीन हो गया और अरक वगैरह जो हो गया, तो ये सब चीज जो रहती है किसके द्वारा बनाई जाती है? आसवन विधि द्वारा। तो नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2025 पूछे थे कि बिना आसवन के बनाई वाली चीजें और आसवन विधि द्वारा बनाई वाली चीजें कौन कौन है? तो बियर और वाइन क्या है? बिना आसवन, विदाउट डिस्टिलेशन से बनने वाली चीजें पेय पदार्थ है। जबकि बाकी लोग क्या है? आसवन विधि द्वारा बनती है, मतलब ये है वेपराइजेशन मेथड से बनते हैं। तो वाटर वेपर के फॉर्म में देखो क्या होता है, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है अलग अलग रहता है, एल्कोहल और किसका? वाटर का। तो जब भी हम लोग टेम्परेचर देंगे तो एल्कोहल जो होती है वो क्या हो जाता है? वेपर बन के, वाटर के तुलना में जो एल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? कम रहता है। ठीक है, क्या रहता है? कम। यही कारण है कि पहले वो वेपर बन के चली जाती है दूसरे जगह में। तो जब वेपर बन के पाइप के थ्रू दूसरे जगह में जाएगी तो वाटर इधर ही रह जाएगा, सिर्फ एल्कोहल ही चले जाएंगे। तो जब एल्कोहल जाएगा उसमें तो एल्कोहल कंटेंट ज्यादा रह जाएगा। तो जो आसवन विधि द्वारा जो बनती है उसमें एल्कोहल की मात्रा जो रहती है, एल्कोहल की मात्रा जो रहती है वो क्या रहती है? ज्यादा रहती है। एल्कोहल की मात्रा क्या रहती है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि आसवन विधि द्वारा वो आश्रित होकर गई रहती है, तो एल्कोहल की मात्रा ज्यादा रहती है, जबकि इसमें एल्कोहल की मात्रा कम रहते हैं। पहले इसका परसेंट वगैरह भी बताते थे, है ना, लेकिन परसेंट के बारे में कोई यहाँ पर बात नहीं है। ये बात याद रख सकते हैं कि एल्कोहल का कंटेंट कम रहता है इसमें, बिना आसवन वालों में, जबकि आसवन वाले में एल्कोहल का कंटेंट क्या रहता है? ज्यादा रहता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। तो इसको आगे और देखें। सबसे पहले हम लोग देखे थे औद्योगिक उत्पाद में एंटीबायोटिक्स। देखो सबसे पहले हम लोग देखे पेय पदार्थ के बारे में, दूसरा हम लोग अब देखने वाले किसके बारे में? एंटीबायोटिक्स वगैरह के बारे में। प्रतिजैविकी का उत्पादन कैसे किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? तो एंटीबायोटिक्स के बारे में जानते हैं। एंटीबायोटिक्स सबसे पहले जो दिया गया था, शब्द दिया गया था, वो दिया गया था सालमैन वाक्समैन के द्वारा दिया गया था। वाक्समैन, सालमैन वाक्समैन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा क्या दिया गया? सबसे पहला टर्म दिया गया एंटीबायोटिक्स टर्म, मतलब प्रतिजैविक शब्द दिया गया। तो प्रतिजैविक एक्चुअल में क्या होती है वो जानते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स का उत्पादन 20वीं शताब्दी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज और मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। एंटी एक ग्रीक शब्द है, देखो कौन सा वर्ड है ये भी याद रखना। एंटी का मतलब होता है ग्रीक, ग्रीक वर्ड है वो। एंटी क्या है? ग्रीक शब्द का एक शब्द है जिसका अर्थ खिलाफ होता है। एंटी मतलब खिलाफ। तो एंटी वर्ड किस कहां से लिया गया, कौन सी भाषा से करके क्वेश्चन पूछेंगे तो कौन सी भाषा का है वो? ग्रीक भाषा का। ठीक है, जिसका अर्थ खिलाफ तथा बायो का अर्थ होता है जीवन, तो दोनों को मिलाकर इसका अर्थ होता है जीवन के खिलाफ। ठीक है, रोग जो जीवों को उत्पन्न होते हैं उनके संदर्भ में, जबकि मनुष्य के संदर्भ में जीवन के खिलाफ ना होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं। मतलब ये है
कि जीवन के खिलाफ का मतलब क्या होता है, जीवन के खिलाफ, जीवन के खिलाफ मतलब उसका जीवन को है ना, उसके जीवन को सुचारू रूप से नहीं रखना है, उसके जीवन को खत्म करना है। तो जीवन के खिलाफ वही होता है, जीवन के अगेंस्ट मतलब एंटीबायोटिक। तो किसके जीवन के खिलाफ के लिए होगा, तो वो बैक्टीरिया या पैथोजन के हिसाब से होगा। तो है ना, ये रोग जनकों के लिए होता है। तो यहाँ पर वही बात लिखे हैं कि जीवन के खिलाफ रोग जो जीवों को उत्पन्न, रोग जो जीवों से उत्पन्न होते हैं। तो ये जीवन के खिलाफ का मतलब वैसे बैक्टीरिया या वैसे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे जीवों के अगेंस्ट में जीवन के खिलाफ है। जबकि जीवन के प्रति बोलेंगे तो जीवन के प्रति वाले में क्या आएगा, जीवन के प्रति में मैंने यहां से दिखाई नहीं दे रहा है, इसको देखते हैं। तो यहां से देखिए जीवन, जीवन के प्रति, जीवन के प्रति देखेंगे तो किसके लिए बात किया गया है, मनुष्य के लिए। जबकि जीवन के खिलाफ बोलेंगे तो ऐसे रोग कारक या रोग जनक जो क्या करते हैं, रोग पैदा करते हैं, उसके जीवन के खिलाफ है। जबकि जीवन के प्रति बोलेंगे तो मनुष्यों के लिए है। तो प्रतिजैविक का मीनिंग समझ आना चाहिए, मेरे ख्याल से समझ आया होगा कि एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक का मीनिंग क्या है। तो प्रतिजैविक में जीवन के खिलाफ है, तो किसके लिए, जो रोग उत्पन्न करते हैं उसके जीवन को खत्म करना है हमें। जो रोग उत्पन्न नहीं करते उनके जीवन को थोड़ी खत्म करेंगे। जिन जिन पर वो रोग हुआ रहता है उनको खत्म कर रहे हैं तो उसके खिलाफ होगा। जबकि उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनको रोग हुआ है, तो क्या हो जाएगा, जीवन के प्रति हो जाएगा। तो कुछ एंटीबायोटिक्स का यहाँ पर है ना डायग्राम दिया गया है, और इसमें और भी जानते हैं हम लोग एंटीबायोटिक्स के बारे में क्या होती है। तो देखें, एंटीबायोटिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ है एंटीबायोटिक्स, जो कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, तो माइक्रोब्स द्वारा ही उत्पन्न करते हैं, और जो रोग जन को, पैथोजन की वृद्धि को रोकते हैं या मार सकते हैं या धीमा कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स आते हैं, जिसमें क्या होता है, एक होता है बैक्टीरियोसाइडल होता है, एक बैक्टीरियोटाइडल। तो बैक्टीरियोसाइडल और टाइडल का मतलब, टाइडल का मतलब होता है किलिंग कर देना, सीधा बैक्टीरिया को मारती है, और एक जो रहती है बैक्टीरिया को क्या कर देती है, कम कर देती है उसकी संख्या को। तो पैथोजन की वृद्धि को या तो पूरा खत्म करेंगे या तो पूरा उसको क्या कर देंगे, धीमा कर देंगे। तो कुल मिलाकर अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स वगैरह आती है ना। तो इसमें क्या होता है कि रोग जनक भी सूक्ष्म जीव है, और इसमें जो उपयोग होने वाले प्रतिजैविक जो होती है वो भी सूक्ष्म जीव द्वारा ही क्या किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। लेकिन इसका कतई मीनिंग ये नहीं है कि दोनों जो होते हैं सूक्ष्म जीव एक ही टाइप के होते होंगे। मान लो ए टाइप का माइक्रोब्स है, मान लो है ना स्पीसीज, मान लो ए है ना। यहाँ पर हम लोग देखें कि माइक्रोब्स जो है ए टाइप का है, और ये क्या बना रहा है, एंटीबायोटिक्स बनाता है। ठीक है, और ये जो है ये माइक्रोब बी टाइप का, ये रोग करता है, रोग करता है। तो ये जो ये वाले माइक्रोब्स होंगे वो अच्छे हैं, मतलब मानव कल्याण के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज हो रहे हैं। जबकि ये क्या कर रहे हैं, डिजीज कॉज करते हैं। तो ये जो विरुलेंट टाइप की या उग्र टाइप का रोगजनक है, इसके द्वारा, इस माइक्रोब्स, इस सूक्ष्म जीव के द्वारा जो बनाया गया प्रतिजैविक है, उसी का उपयोग इस रोगजनक को मारने के लिए हम लोग कर रहे हैं। मतलब माइक्रोब्स ही बना रहा है एंटीबायोटिक्स को, और माइक्रोब्स को ही मारने के लिए यूज किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन दोनों जो है अलग अलग टाइप के माइक्रोब से बनती है। ठीक है, ये अलग माइक्रोब से रोग होता है और ये अलग माइक्रोब से ही एंटीबायोटिक्स निकाला जाता है। तो ये बात भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसका उपयोग और आगे देखिए, एंटीबायोटिक्स, इनका उपयोग प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग और आदि के इलाज के लिए किया जाता है। तो जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे कि प्लेग, दूसरा वुफिंग कफ, काली खांसी, तीसरा डिप्थीरिया, चौथा कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। और ज्यादातर जितने भी यहाँ पर दिखाया गया है ना, जो भी हम लोग रोग का पढ़े, प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग वगैरह के बारे में, ये सब ना बैक्टीरियल जनित रोग होते हैं। इन सब क्या होते हैं, बैक्टीरिया जनित रोग है, मतलब इन लोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। और ज्यादातर जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों पर ही काम करती है। ठीक है, फंजाई या जो वायरस होते हैं उनके द्वारा जो होने वाले रोग हैं वो अलग टाइप के सिम्टम दिखाते हैं, जबकि बैक्टीरिया वाला जो होने वाला रोग है अलग सिम्टम दिखाते हैं। तो बैक्टीरिया द्वारा जितने भी होने वाले रोग हैं जैसे कि प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, तो इन सबको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक है, तो इसके आगे और देखें। अगला जानते हैं हम लोग एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक की खोज वगैरह के बारे में जानते हैं हम लोग
इसमें सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है किसके बारे में, पेनिसिलिन के बारे में। तो पेनिसिलिन को देखो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा डिस्कवर किया गया था। शुरू में हम लोग इसको 4 लाख की गोली बोलते थे, ठीक है, ये वो 4 लाख की गोली ही है ये पेनिसिलिन। देखो यहाँ पर टेबलेट के फॉर्म में दिखाई दे रही है। इसको सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवरी किया गया था, ठीक है। लेकिन ये डिस्कवरी जो था एक हादसा था, है ना, एक चांस था। ये उसकी डिस्कवरी नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो चांस में मतलब एक हादसे में हुआ है इसके खोज। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजा गया पहला एंटीबायोटिक जो था, है ना, उसका नाम क्या है, उसका नाम है, एंटीबायोटिक्स का नाम पेनिसिलिन है। क्या नाम है उसका, पेनिसिलिन, ठीक है। जिसकी खोज एक हादसा था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, ये वाले को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। तो स्टेफाइलोकोकस नाम के जो बैक्टीरिया है उस पर काम कर रहे थे, ठीक है। जब उन्हें एक बार दिखाया गया कि जिन प्लेटों पर वो काम कर रहे थे हमें एक बिना धुली हुई प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गया, जिस कारण स्टेफाइलोकोकस वृद्धि न कर पाया कि प्रभाव मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन पेनिसिलिन द्वारा होता है, इसका नाम पेनिसिलिन रखा। मतलब एक्चुअल में ये काम कर रहा था किसके ऊपर में, स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया के ऊपर में, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम लोग कि क्या कर रहा था, एक्चुअल में क्या काम कर रहे थे। तो देखे यहाँ पर 2 प्लेट लिया गया है। यहाँ पर क्या किया था, इसने कल्चर मीडियम डाला था। कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम वो होती है जहाँ पर बैक्टीरिया या, है ना, कोई भी चीज को ग्रोथ कराने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस नाम का बैक्टीरिया था, स्टेफाइलोकोकस। इस बैक्टीरिया पर वो काम कर रहे थे और इस बैक्टीरिया को यहाँ पर उगाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो प्लेट था ये धुला हुआ प्लेट था। धुला प्लेट क्यों, क्योंकि धुला प्लेट को लेंगे हम लोग तो वहां पर बैक्टीरिया को स्टेरिलाइजेशन करके लिया जाता है, मतलब धो के लिए है। इसको धो के लिए तो क्या होगा, इसमें से जो भी बैक्टीरिया या पैथोजन रहे होंगे वो तो धुल गया होगा। तो ये इसको धुला हुआ प्लेट लिया था पहले वाले को, जबकि दूसरे वाले को क्या लिया था, बिना धुला प्लेट, बिना धुला प्लेट। तो जब बिना धुला हुआ प्लेट लेंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीजें थी जिसकी वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गए थे, मोल्ड उत्पन्न हो गए थे। मोल्ड का मतलब ऐसे कवक नुमा संरचना बन गया था। फिर भी इसमें इसने क्या किया था, कल्चर मीडियम को डाल दिया और कुछ बैक्टीरिया को डाला, तो ये बैक्टीरिया ग्रोथ ही नहीं कर पाया यहाँ पर। तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाया किसमें, बिना धुली हुई प्लेट में। फिर बाद में देखा गया कि बिना धुली हुई प्लेट क्या थी उसमें, तो पहले से देखा गया कि उसमें कुछ ना कुछ अनाज रहे होंगे या कुछ ना कुछ जो चीज रहे होंगे जिसकी वजह से वहां पर मोल्ड उत्पन्न हो गए थे। मतलब ऐसा कवक नुमा संरचना, कवक जाल उत्पन्न हो गया था, कवक जाल। तो इस कवक जाल के उत्पन्न होने की वजह, देखो कवक आ गया, तो कवक जाल के उत्पन्न होने की वजह से वहां पर बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं किया, जबकि इस प्लेट में कर रहा था बैक्टीरिया ग्रोथ। कौन सा बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया है वो, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद फिर उसको देखा कि इसमें ऐसा क्या चीज था जो जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाया। तो उसने देखा कि इसमें एक मोल्ड है, उस मोल्ड को देखा गया, है ना। जैसे हम लोग उसको निकालेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में क्या चीज है, तो माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो पता चल जाता है कि वो क्या है, कवक था। तो कवक का नाम था क्या, पेनिसिलियम नोटेनम नाम का कवक था, है ना, जिसका डायग्राम यहाँ पर दिखाया भी गया है। पेनिसिलियम नोटेनम ऐसा टाइप का कवक था और उसी की वजह से एक पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक रिलीज हो रहा था वहां से, और उसी की वजह से वो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाया। तो एक एक्सीडेंट था, मतलब बोला जाए कि बाई चांस वाला एक्सपेरिमेंट था, खुद नहीं करना चाहता था, लेकिन इसकी वजह से ये पता चल गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा पेनिसिलिन के बारे में, पहला एंटीबायोटिक्स है ये। तो पहला एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी तो उसने कर दिया, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट या क्रिस्टलाइज फॉर्म में या टेबलेट के फॉर्म में नहीं बना पाया। तो उसके लिए और साइंटिस्ट आए, कौन कौन से, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के अलावा दूसरा आए अर्नेस्ट चैन एंड हर्बर्ट फ्लोरे नाम के जो साइंटिस्ट है, हार्वर्ड फ्लोरे नाम का, वो दोनों आए, ठीक है। ये इसका डायग्राम में दिया गया है। अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने एक प्रभावी एंटीबायोटिक्स के रूप में इसकी पूर्ण क्षमता स्थापित की और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घायल अमेरिकी सैनिकों के इलाज के लिए इस एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया गया। मतलब देखो इन लोग अमेरिकन साइंटिस्ट थे, तो इसने क्या किया, एक महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स की खोज किया, एक प्रभावी एंटीबायोटिक्स के रूप में इसकी पूर्ण क्षमता को स्थापित किया, टेबलेट के फॉर्म में बताया, किसने किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। उसके अलावा अर्नेस्ट चैन और तीसरा कौन सा था, हार्वर्ड फ्लोरे। इन्होंने ऐसे शक्तिशाली एंटीबायोटिक्स का
खोज किया और उसको बनाया, क्रिस्टल फॉर्म में बनाया, और उसका उपयोग फिर किसमें किया, उसका यूज किया गया है ना, उस एंटीबायोटिक्स का यूज किसमें, एंटीबायोटिक्स, उस पेनिसिलिन का यूज किया गया अमेरिकन साइंटिस्ट, अमेरिकन जो सैनिक थे, अमेरिकन सोल्जर, इनके ट्रीटमेंट के लिए किया गया, मतलब इसके ठीक होने के लिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कब? 1945, 1944-45 के तरफ में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस टाइम में बहुत सारे जो अमेरिकन सैनिक घायल थे, उसके ट्रीटमेंट या इलाज करने के लिए इसका उपयोग किया गया। ठीक है। बाद में फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरे को 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नोबेल प्राइज मिला है इनको। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स की खोज ने एक पूरी तरीका से विश्व के जितने भी घायल या इलाज, घायल होने वाले जितने भी सोल्जर या घायल होने वाले जितने भी व्यक्ति थे, उन सबके उपचार में उपयोग होने लग गया। तो मानव जीवन के कल्याण के लिए कोई भी मेडिसिन वगैरह का डिस्कवरी होता है तो नोबेल प्राइज वगैरह देते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो मिलने वाला एंटीबायोटिक्स मिलने वाला जो नोबेल प्राइज है, उनको है ना दिया गया। किसको किसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लोरे और चैन को। ठीक है। तो कब दिया गया भी याद रखना, सन को 1945 में। इसके आगे और देखें। अगला है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव में के द्वारा, है ना। इसके बाद में हम लोग आप देखने वाले हैं कि रसायन, एंजाइम और अन्य जैव सक्रिय अणु भी बनाए जाते हैं। ठीक है। तो कैसे बनाते हैं उसको भी जानते हैं हम लोग। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, है ना। और इसमें से हर साल लगभग क्वेश्चन पूछते रहते हैं नीट के पर्पज से देखा जाए तो। ये और आगे आने वाली जितने भी स्लाइड्स हैं उन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट बात को लिखा गया है। ठीक है। तो देखते हैं औद्योगिक उत्पादन सूक्ष्मजीव में रसायन, एंजाइम और अन्य जैव सक्रिय अणु को कैसे बनाते हैं और क्या चीज होता है उसमें। तो सबसे पहला देखें, कार्बनिक अम्ल अम्ल उत्पादक सूक्ष्मजीवों में शामिल है। ठीक है। मतलब जितने भी बहुत सारे जो अम्ल बनते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, बिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सबको बनाने के लिए, कार्बनिक अम्ल को बनाने के लिए, ऑर्गेनिक एसिड को बनाने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग होता है। तो कौन कौन से सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहला एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस जो नाइगर होती है, एस्परजिलस नाइगर, इसकी वजह से कौन से बनाते कार्बनिक अम्ल, सिट्रिक एसिड ऑब्टेन किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कई साल पूछते रहते हैं इसको। तो एस्परजिलस नाइगर की वजह से क्या बनता है, सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन पूछेंगे कि सिट्रिक एसिड किससे ऑब्टेन किया जाता है, वो पूछेंगे। या तो पूछेंगे कि एस्परजिलस नाइगर से क्या बनती है, तो सिट्रिक एसिड बनती है। और ये क्या होती है, एस्परजिलस नाइगर एक टाइप का फंजाई होती है, एक फंगस होती है। इसको भी याद रखना कि फंजाई होती है कौन, एस्परजिलस नाइगर। दूसरा एसिटोबैक्टर एसिटाई एक टाइप का बैक्टीरिया है, मतलब जीवाणु है। इस जीवाणु के द्वारा, एसिटोबैक्टर एसिटाई के नाम के जीवाणु द्वारा एसिटिक एसिड ऑब्टेन किया जाता है। तो देखो ये नाम एक ही टाइप का है, एसिटोबैक्टर एसिटाई द्वारा एसिटिक एसिड ऑब्टेन किया जाता है। इसके अलावा और देखें, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम के द्वारा किया जाता है बिट्रिक एसिड। देखो बिट्रिलिकम मतलब बिट्रिक एसिड है, स्पीसीज के हिसाब से नाम दिया जाता है। तो उस हिसाब से देखें कि बिट्रिलिकम में बिट्रिक एसिड इससे ऑब्टेन किया जाता है। और ये भी क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया ही है। ठीक है। उसके अलावा और देखें लैक्टिक एसिड, इसको तो हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो लैक्टिक एसिड भी होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, लैक्टोबैसिलस की वजह से लैक्टिक एसिड मिलता है। तो ये जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें ए है पूरा। ठीक है। इसमें CBB और इसमें क्या है, लैक्टोबैसिलस एल है। तो हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं और डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं इसको कि सिट्रिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय, सिट्रिक एसिड किससे निकाला जाता है, एस्परजिलस नाइगर एक टाइप का कवक है, बाकी तीनों बैक्टीरिया है, इसके द्वारा निकाला जाता है। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिया गया है जिसके बारे में हम लोग पढ़े, उसका डायग्राम भी दिया है तो हम देख भी सकते हैं इसको। एस्परजिलस नाइगर इस टाइप का कवक होता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई है, ब्यूटिलिकम है, और क्या है, लैक्टोबैसिलस। और देखो सब लोग लगभग रॉड से बैक्टीरिया ही हैं, बैसिलस टाइप के। तो यहाँ से देख के हम लोग याद रख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भूलना ही नहीं किसी भी हालत में। इसके आगे और देखें, अगला दूसरा है एल्कोहल वगैरह, यीस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग एथेनॉल बनाने में किया जाता है ना, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको देखें, यीस्ट जो होती है, बेकर यीस्ट भी होती है, मतलब ब्रेड बनाने में यूज होता है। दूसरा ब्रीवर्स यीस्ट भी होती है, तो उसका एल्कोहल वगैरह बनाने में किया जाता है। किसका, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का। इसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। इसका उपयोग हम लोग क्या बनाने के लिए करते हैं, एथेनॉल बनाने के लिए। तो देखो ईस्ट का उपयोग एथेनॉल बनाने के लिए करते हैं, है ना, ये तो हम जान गए। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का उपयोग करते हैं। उसके अलावा और भी चीजें हैं। दूसरा कौन सा, एंजाइम्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एंजाइम में जो सबसे पहला एंजाइम का नाम है उसका नाम है लाइपेज। तो लाइपेज का उपयोग जो किया जाता है डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने में उपयोग किए जाते हैं
और जिसे कपड़ों से तेल के दाग हटाने में सहायक होते हैं। सीधी सी बात है, आजकल जितने भी डिटर्जेंट आते हैं अलग अलग टाइप के नाम से आते हैं, जैसे सर्फ एक्सल हो गया, निरमा हो गया, और घड़ी डिटर्जेंट आता है, उसके अलावा व्हील वगैरह आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिटर्जेंट है जिसमें कपड़ों से गंदगी को हटाने के लिए या कपड़ों से तेल वगैरह जो लगे हुए रहते हैं उसको हटाने के लिए लाइपेज का यूज किया जाता है। और लाइपेज एक टाइप का क्या है, एंजाइम। तो लाइपेज का उपयोग क्या बनाने के लिए करते हैं, अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या बनाते हैं, डिटर्जेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि लाइपेज का उपयोग क्या चीज के लिए करते हैं, तो डिटर्जेंट। उसके बाद में और देखते हैं, एंजाइम का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर पहला था, ये एग्जाम्पल नंबर दूसरा है। तो इसका उपयोग देखना, पेक्टिनेज और प्रोटीएज, पेक्टिनेज और प्रोटीएज जो बोतल बंद जूस को साफ करने में किया जाता है। तो प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज देखो, बोतल बंद का मतलब जैसे हम घर में कोई जूस बनाते हैं घर में, तो वो जूस जो रहता है ना, किसी का भी जूस बना, चाहे वो मैंगो का जूस हो या गाजर का हो या चुकंदर का हो, तो ये जो रहता है क्लियर नहीं रहता, उतना क्लियर नहीं रहता, नहीं रहता जितना मार्केट से जो मिलने वाले जूस होते हैं। तो घर में बनाते हैं जूस क्लियर नहीं रहता, जो मार्केट से आती है जूस है ना, मार्केट से लेके आते हैं, मार्केट से आने वाले, तो इसका हम लोग है ना ऐसे ब्रांड का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर यदि हमें समझना है तो लेंगे। तो जैसे माजा वगैरह आती है, फ्रूटी वगैरह आती है, और स्प्राइट वगैरह, ऐसे बहुत सारे चीज आते हैं, मतलब और भी जूस आते हैं, जैसे एप्पल के जूस आते हैं। तो ये सब जो जूस होते हैं क्या रहते हैं, क्लियर रहते हैं, एकदम क्लियर दिखाई देते हैं, जबकि घर में जो बनाते हैं जूस वो क्लियर नहीं रहता। तो क्लियर करने के लिए जो एंजाइम का यूज करते हैं उसका नाम क्या है, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। से याद रखना, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज ये दोनों जो करते हैं क्या, फ्रूट जूस को क्लियर करने में, फ्रूट जूस को क्या करने में, क्लियर करने में उपयोग करते हैं। फ्रूट जूस को क्या करने में, क्लियर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज का उपयोग किसके लिए करते हैं, फ्रूट जूस को क्लियर। और इसमें है ना बस यही आएगा, फ्रूट जूस को क्लियर करने में किसका उपयोग करते हैं ना, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे सीधा आंसर है। यानी यहाँ पर डायग्राम से देख भी सकते हैं हम लोग, ये जो पाइनएप्पल वाला जूस है और ये वाला जूस, और ये बोतल बंद जो जूस है, दोनों में डिफरेंसेस रहती है। ठीक है, घर में बनाते हैं वो अलग दिखता है, जबकि मार्केट से लेके आते हैं वो अलग ही दिखता है ना। तो इसको भी जानना है हमें। इसके अलावा और देखें, अगला है, अब यहाँ से हम लोग जानने वाले हैं जैव सक्रिय अणुओं के बारे में। देखो पहले हम लोग रसायन के बारे में जाने, फिर उसके बाद में एंजाइम्स के बारे में जाने, अब तीसरा हमें जानना है जैव सक्रिय अणुओं के बारे में। तो ये जो होती है जैव सक्रिय अणु, मतलब बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होती है, तो उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहला स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का एक रसायन है ना, एक टाइप का जैव अणु है, जैव सक्रिय अणु है ये। तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित मायोकार्डियल इंफ्राक्शन से पीड़ित रोगियों की रक्त वाहिकाओं से थक्के हटाने के लिए क्लॉड बस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर डायग्राम से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है यहाँ पर। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है, ये क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम का क्या है, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम का जैव सक्रिय अणु बनाया जाता है। तो देखो इसको, ये बैक्टीरिया है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस है क्या, बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसका उपयोग जो कोरोनरी आर्टरी होती है, यहाँ पर डायग्राम से दिखाया गया है, कोरोनरी आर्टरी सीए, जो क्या करती है, हृदय से निकलकर हृदय को ही रक्त पहुंचाती है, हृदय से निकलती है और हृदय को ही रक्त पहुंचाती है। कौन, कोरोनरी आर्टरी। अब इस आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पर क्या हुआ, ये सब इसका जमाव हो गया, है ना। देखो यहाँ पर जमाव हो गया या क्लॉट बन गए, यहाँ पर क्या बन गए, क्लॉट। क्लॉट का मतलब होता है थक्का। तो ये थक्का जब बन जाती है, तो थक्का जब बनेगी तो आर्टरी जो रहती है, धमनी, उसकी जो दीवार रहती है वो क्या हो जाएगी, सकरा हो जाएगी। उसका वाल क्या, सकरा। तो सकरा होने की वजह से ब्लड फ्लो जो होंगे क्या हो जाएंगे, ब्लड फ्लो प्रभावित होगा, मतलब हृदय की पेशियों को रक्त नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, तो इसकी वजह से माइनर हार्ट अटैक होंगे, माइनर हार्ट अटैक। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन बोलते हैं। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन ये हार्ट अटैक है। तो ऐसे रोग से पीड़ित व्यक्तियों को जो पहले बार जब हॉस्पिटल जाते हैं माइनर हार्ट अटैक वाले, तो उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन दिया जाता है। किसका इंजेक्शन, स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन, ताकि वो जो क्लॉटिंग हुआ है, यहाँ पर थक्का जो बना है, उसको क्या कर सके, वो
उसको हटा सके। अब ये थक्का जब हट जाएगा तो यहाँ से जो जाने वाली रक्त का जो फ्लो है ब्लड का, वो फिर से सही हो जाएगा। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक वाले पेशेंट को जो दिया जाने वाला इंजेक्शन है उसका नाम, मतलब दिया जाने वाला जो मेडिसिन है या बोला जाए कि जैव सक्रिय अणु है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसको निकाला जाता है स्ट्रेप्टोकोकस से, और वो स्ट्रेप्टोकोकस एक टाइप का क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट 2025 में पूछा गया भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना, इसमें से हर साल क्वेश्चन आते ही रहते हैं। अगला जैव सक्रिय अणु का एग्जाम्पल दिया गया है कौन सा, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में हम लोग जानते हैं कि देखो, अब ये भी क्या है, जैव सक्रिय अणु है, ये भी क्या है, जैव सक्रिय अणु। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए, इसको निकाला जाता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के एक कवक से। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के कवक द्वारा उत्पादित किया जाता है। और किसको, साइक्लोस्पोरिन ए को। तो इसका यूज क्या होता है, तो यूज होती है इसकी अंग प्रत्यारोपण या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले रोगियों में प्रतिरक्षा दमनकारी कारक के रूप में उपयोग किया जाता है, मतलब इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब साइक्लोस्पोरिन एक जैव सक्रिय अणु है, इसका उपयोग जिसके में भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब अंग प्रत्यारोपण हुआ है, चाहे वो लीवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे वो हार्ट ट्रांसप्लांट हो, तो कोई भी ट्रांसप्लांट जिसके में हुआ है उसको इम्यूनोसप्रेसिव लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट अंग प्रत्यारोपण होती है तो उस टाइम में क्या किया जाता है कि उसको एंटीबायोटिक्स, मतलब उसको एंटीबॉडी को सप्रेस करने के लिए एक टाइप का केमिकल, एक टाइप का रसायन जो दिया जाता है ना, एक टाइप के जो जैव सक्रिय अणु दिए जाते हैं, उस वही है क्या, साइक्लोस्पोरिन ए। जिसके में भी ऐसा ट्रांसप्लांट हुआ है, अंग प्रत्यारोपण हुआ है, उसको हमेशा जीवन भर प्रतिरक्षा दमनकारी कारक लेना पड़ता है, मतलब इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट लेना पड़ता है, ताकि उसका इम्यून सिस्टम क्या रहे, सप्रेस रहे, और जो ऑर्गन दूसरे बॉडी से आया है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी ना बना सके। ठीक है, तो इसके लिए यूज किया जाता है किसका, साइक्लोस्पोरिन ए का, और उसको निकाला जाता है ना, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम के एक कवक के द्वारा। ठीक है, इसके आगे और देखें, अगला है स्टैटिन। स्टैटिन भी क्या है, जैव सक्रिय अणु। तो मोनिस्कस परप्यूरस नाम के एक यीस्ट से निकाला जाता है, और यीस्ट भी एक टाइप का क्या होती है, यीस्ट जो है एक टाइप का कवक ही है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई क्लियरिफाई किया गया है कि ये क्या है, यीस्ट है। ठीक है, मोनिस्कस परप्यूरस एक यीस्ट होता है, द्वारा उत्पादित रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार एंजाइमों को रोकता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि क्या चीजें हैं ये। तो देखो क्या होता है, ब्लड, हमारा ब्लड का इधर फ्लो हो रहा है ब्लड, तो ब्लड में सब कंपोनेंट्स की मात्रा एक लेवल में रहती है। तो जब भी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, तो दिया जाता है क्या, है ना, ये मेडिसिन दिया जाता है स्टैटिन। वो स्टैटिन क्या करती है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को, कोलेस्ट्रॉल को क्या करती है, कम करती है। मतलब देखो, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल का एक लिमिटेशन रहता है, लिमिट में होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। तो यदि ज्यादा हो गया ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं इससे पहले वाले जो हम लोग डिजीज पढ़े स्ट्रेप्टोकाइनेज, कहीं ना कहीं जाके यहाँ पर क्या होगा, डिपोजिट होगा कोलेस्ट्रॉल, और जिसकी वजह से क्लॉट बनने लग जाएगी, या इसकी वजह से हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाएंगे। तो यही जो क्लॉट होती है न बने, या वहां पर कोलेस्ट्रॉल जाके डिपोजिट ना हो कोरोनरी आर्टरी में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लड से कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना पड़ेगा। और ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो बायो सक्रिय या जैव सक्रिय अणु दिया जाता है उसका नाम क्या है, स्टैटिन। इसको निकाला जाता है किससे, मोनिस्कस परप्यूरस नाम के यीस्ट से। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे, तो क्वेश्चन क्या क्या फॉर्म में पूछे जा सकते हैं इसको भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जैव सक्रिय अणु ये पूरे तीनों समझ आए होंगे। तो देखो जैव सक्रिय अणु क्या होते हैं, उसमें से देखो स्टैटिन, मोनिस्कस परप्यूरस के बारे में यहाँ पर एक लाइन बताया गया, क्या कि सफेद चावल पर उगने वाले मोनिस्कस परप्यूरस होते हैं यीस्ट। सफेद चावल मतलब व्हाइट राइस पर उगने वाले होते हैं ये। ठीक है, कौन, ये जो मोनिस्कस परप्यूरस नाम का जो यीस्ट है। तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, तो क्वेश्चन के अलग अलग पूछने का तरीका हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब इनसे, तो पहले पूछेंगे जैव सक्रिय अणु के उदाहरण पूछेंगे, कौन कौन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़े, तीन चीज पढ़े, 1 2 3, तीन चीज पढ़े, कौन कौन से, एक हम लोग पढ़े स्ट्रेप्टोकाइनेज, दूसरा पढ़े हम लोग साइक्लोस्पोरिन ए,
और तीसरा पढ़े स्टैटिन। तो SCH से याद रखना कि तीनों लोग क्या होते हैं, जैव सक्रिय अणु हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे किससे निकालते हैं, किससे ऑब्टेन करते हैं या किससे निकालते हैं, निकालते हैं। तो किससे निकालते हैं पूछेंगे तो उसका नाम दिया रहेगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये सब चीज वगैरह। अगला पूछेंगे तीसरा, जिससे भी निकालते हैं वो सूक्ष्म जीव का नाम पूछेंगे। सूक्ष्म जीव या वो सूक्ष्म जीव है क्या, तो सूक्ष्म जीव क्या क्या हो सकते हैं, या तो बैक्टीरिया हो सकता है, या तो फंजाई हो सकते हैं, या तो फिर ईस्ट हो सकता है। तो इसको भी पूछ सकते हैं, या इसको नाम देकर इसको पूछेंगे, इसको नाम देकर इसको पूछेंगे, और चौथा पूछेंगे तो इसका उपयोग पूछेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछ दे, हमें यदि याद है तो हमें बनाने आना चाहिए, लेकिन हम क्वेश्चन को कैसे पूछते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें होती है जिसकी वजह से सब चीज क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला लाइन है ये, है ना। तो ये वाला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है जैव सक्रिय अणु के उदाहरण नहीं है करके क्वेश्चन पूछेंगे। क्यों, क्योंकि 3 तो जैव सक्रिय अणु के एग्जाम्पल दिए यहाँ पर, कौन कौन से, स्टेप्टोकाइनेज दिया है, साइक्लोस्पोरिन ए दिया है, और तीसरा स्टैटिन दिया है। तो ये तीनों है क्या, तो ये तीनों क्या चीज है, जैव सक्रिय अणु है, लेकिन और भी जो एग्जाम्पल देंगे वो जैव सक्रिय अणु नहीं रहेंगे। जैव सक्रिय अणु का मतलब यही होता है कि हमारे शरीर में कोई ना कोई जो फंक्शन करते रहते हैं ना, वो सही से यदि प्रॉपरली नहीं होता तो ऐसे अणु को दिया जाता है जो उसके काम को फिर से एक्टिव कर दे, फिर से सक्रिय कर दे। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जैव सक्रिय अणु बोलते हैं। जिसमें कितने एग्जाम्पल पढ़े हम लोग, स्टेप्टोकाइनेज और साइक्लोस्पोरिन ए, और चौथा क्या, स्टैटिन, मतलब तीसरा स्टैटिन। तो 3 चीजों के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद वाले जो क्लास होगा उसमें हम लोग इसके आगे देखेंगे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कैसे माइक्रोब्स का यूज करते हैं। तो ये वाला जो इससे पहले वाला जो हम लोग पढ़े, ये वाला जितने भी है, ये दोनों पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें से और इसमें से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, और इसको देखना भी है और ना याद भी रखना है, क्योंकि हर साल लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनसे। ठीक है, और ये सब चीज़ का PDF यदि हमें चाहिए तो यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पे क्या कर सकते हैं हम लोग, मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा नीट जोन क्लासेस को अपने सब्सक्राइब, लाइक, ये सब चीज़ करना है ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, स्प्रेड करेंगे नॉलेज को तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। और नॉलेज को स्प्रेड करना एक तरीके से नॉलेज को, अपने नॉलेज के भी बढ़ाना है, दूसरे के भी कल्याण करने में यूज़ करना है। बाकी ये भी जो है इसको भी इससे कनेक्ट होकर रखना है, ताकि आने जितने भी वीडियोस है फ्री में देखा जा सके। ठीक है, थैंक यू।